नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक्सीलेंस फैमिली में, जहाँ आज हम जानेंगे उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण। विविधीकरण का मतलब होता है एक काम की जगह अनेक काम करना। अब ये अनेक काम किस में करना है वो इसको पढ़ने समय पता चलेगा। तो देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है विविधीकरण के दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो फसलों के उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित है और दूसरा पहलू श्रम शक्ति को खेती से हटाकर अन्य संबंधित कार्यों जैसे पशुपालन, मुर्गी और मत्स्य पालन आदि से है। विविधीकरण का मतलब है कि दो प्रकार से विविधीकरण हो सकता है। पहला विविधीकरण का मतलब होता है कि एक फसल की बुआई न करते हुए अनेक फसलों की बुआई करें। जैसे आप गेहूं की बुआई करते हो तो उसके साथ आप चावल, मक्का, ज्वार इसकी खेती भी कर सकते हो। खाद्यान्न फसलों की जगह आप फूलों की भी खेती कर सकते हो, फलों का भी काम कर सकते हो, ठीक है, मसालों का भी काम कर सकते हो। तो कृषि में एक ही काम ना करते हुए अनेक प्रकार के काम किया जाए, ये एक विविधीकरण कहलाता है। दूसरा विविधीकरण कहलाता है कि किसान लोग की बुआई और फसल की कटाई तक के बीच में बहुत ज्यादा समय रहता है। तो ऐसे समय में किसान को कृषि से हटाकर दूसरे काम में लगा दिया जाए, जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, जिससे किसान की आजीविका चलती रहेगी। क्योंकि बुआई के बाद कटाई तक आप इंतजार करोगे तो इस बीच आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। आपको आवश्यकता तो होगी ना, कुछ जैसे घर पे शादी को लेकर या कोई और दूसरे काम को लेकर, आपकी दैनिक आवश्यकता को लेकर, किसी न किसी काम को लेकर व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता बनी रहती है। फिर आगे लिखा तथा गैर कृषि क्षेत्र में लगाना। वही कृषि क्षेत्र से हटाकर गैर कृषि क्षेत्र मतलब जिसका संबंध कृषि से ना हो, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि। फिर लिखा है इस विविधीकरण की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि सिर्फ खेती के आधार पर आजीविका कमाना जोखिम भरा है। बिल्कुल, आप बुआई करके कटाई का इंतजार करोगे, फसल अच्छी आई नहीं तो, क्योंकि फसल तो मानसून पर निर्भर रहती है। तो विविधीकरण का मतलब बताया जा रहा है यहाँ पर कि एक काम से फायदा ना हो तो दूसरे काम से आपको फायदा हो जाए। खाद्यान्न फसलों से फायदा नहीं हो रहा है तो फलों से हो जाए, फूलों से हो जाए, मसालों से हो जाए, या फिर आप गैर कृषि कार्य कर रहे हो, मुर्गी पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, उससे आपको फायदा हो जाए। अतः विविधीकरण द्वारा हम न केवल खेती से जोखिम को कम करने में सफल होंगे बल्कि ग्रामीण जन समुदाय को उत्पादक और वैकल्पिक धारणी आजीविका के अवसर भी उपलब्ध करा पाएंगे। मतलब उनकी आजीविका भी चलती रहेगी। रोटी, कपड़ा, मकान, जो लोगों की जीविका का साधन है वो भी उन्हें मिलता रहेगा, क्योंकि अदर काम करने से उनके पास पैसा भी रहेगा। देश में अधिकांश कृषि रोजगार खरीफ की फसल से जुड़ा रहता है। अधिकतर रोजगार खरीफ की फसल से जुड़ा रहता है, किंतु रबी की फसल में मौसम में तो जहां पर्याप्त सिंचाई सुविधा ही नहीं रहती है, उन क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार दुर्लभ हो जाता है। अतः अन्य प्रकार की उत्पादक और लाभप्रद गतिविधियों में प्रसार के माध्यम से हम ग्रामीण जन समुदाय को अधिक आय कमाकर गरीबी तथा अन्य विषम परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ बना पाएंगे। ठीक है, वो खरीफ और रबी दोनों फसलों की समस्या बता रहे हैं कि किस मौसम में कौन सी फसल कि हम पैदावार करते हैं और उसका हमें फायदा ही नहीं होता है। जैसे हम क्या करते हैं, अक्टूबर और नवंबर में गेहूं की पैदावार करते हैं, है ना, गेहूं की बुआई की जाती है, ठीक है, और जून और जुलाई में मक्का, इन सब की बुआई की जाती है। तो ये सब बारिश पर, इन पर निर्भर रहती है। तो फसलें सभी मानसून पर निर्भर है, तो कभी मानसून अच्छा है, कभी मानसून अच्छा नहीं है, तो इसका लोगों की जीविका पर प्रभाव पड़ता है। अगर मानसून अच्छा रहा, फसल की जो भी आपने उपज बोई है उसका आपको सही दाम मिल गया तो आपको फायदा है, और आपकी फसल मानसून पर निर्भर है, उपज सही नहीं आई है, दाम सही नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान बना रहता है। तो लोगों की आजीविका चलती रहे, इसलिए यहाँ वैकल्पिक उपयोगों के बारे में बताया जा रहा है। फिर आगे लिखा अतः जरूरतमंद संपन्न गतिविधियों, गैर कृषि रोजगार तथा नए वैकल्पिक आजीविका स्रोत के विकास पर ध्यान देने की है। वैसे अब ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक नए धारणीय आजीविका विकल्पों का विकास हो रहा है। आज लोग, हम देख रहे हैं, खेती में मुर्गी पालन भी हो रहा है, कई जगह मत्स्य पालन भी हो रहा है, पशुपालन भी हो रहा है। इसे मिश्रित खेती कहा जाता है, जहां लोग खेती के साथ साथ पशुपालन कार्य में भी लगे हुए हैं। और यह कितना फायदा दे रहे हैं आगे देखते हैं।
कृषि क्षेत्र पर तो पहले से ही बहुत बोझ है, अतः बढ़ती हुई श्रम शक्ति के लिए अन्य गैर कृषि कार्यों में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की आवश्यकता है। गैर कृषि अर्थतंत्र में अनेक घटक होते हैं। कुछ घटकों में पर्याप्त गतिशील अर्थ संबंध होते हैं, अतः उनमें स्वस्थ समृद्धि की संभावनाएं रहती है। एक बार फिर पढ़ते हैं कि कृषि क्षेत्र पर तो पहले से ही बहुत बोझ रहते हैं, अतः बढ़ती हुई श्रम शक्ति के लिए अन्य गैर कृषि कार्यों में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की आवश्यकता है। कृषि पर तो वही जो मैं इतनी देर से आपको बता रही हूँ कि कृषि मानसून पर निर्भर रहती है ना। कृषि मानसून पर निर्भर रहती है और मानसून अगर सही नहीं रहा तो आपकी उपज का दाम आपको सही नहीं मिलेगा, क्योंकि उपज ही आपको नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, फसल की कटाई कैसे करोगे जब फसल ही नहीं आई है। तो कहने का मतलब है कृषि में हमेशा जोखिम रहती है, जबकि वैकल्पिक उपयोग से आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। गैर कृषि कार्य मतलब वही पशुपालन, मुर्गी पालन, इनसे कृषि को छोड़कर दूसरे कार्य करने से आपकी आजीविका चलती रहती है। गैर कृषि अर्थतंत्र में अनेक घटक होते हैं। कुछ घटकों में पर्याप्त गतिशील अर्थ संबंध होते हैं, अतः उनमें स्वस्थ समृद्धि की संभावनाएं रहती है, किंतु अनेक घटक तो निम्न उत्पादकता वाले निर्वाह मात्रा की व्यवस्था कर पाते हैं। मतलब वही मुर्गी पालन, मत्स्य पालन में कुछ संभावनाएं बताई गई है तो कुछ असंभावनाएं बताई गई है, कहीं फायदा है तो कहीं नुकसान है। वो आगे हम पढ़ेंगे, मुर्गी पालन को लेकर, है ना, मछली पालन को लेकर, इन सबका अलग अलग टॉपिक हम पढ़ेंगे। गतिशील उपघटकों में कृषि प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चर्म उद्योग तथा पर्यटन आदि सम्मिलित है। अब यहाँ कृषि प्रसंस्करण का मतलब होता है कि जैसे एक वस्तु से अनेक वस्तु बना लेना, जैसे आलू से आज चिप्स बनाए जा सकते हैं। तो कृषि प्रसंस्करण करना, एक वस्तु से अनेक वस्तुएं बनाकर आप बड़े पैमाने पर खेती कर सकते हैं। जैसे एक वस्तु से अनेक वस्तुएं बनाई जा रही है तो आप ऐसी वस्तु की खेती करें। फिर लिखा है कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें संभावनाएं तो विद्यमान है, पर जिनके लिए संरचनात्मक सुविधाएं तथा अन्य सहायक कार्यों का नितांत अभाव है। इसके अलावा और भी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके अनेक वैकल्पिक प्रयोग है, लेकिन उनमें संभावनाएं कम है, सुविधाएं कम है। इस वर्ग में हम परंपरागत गृह उद्योगों को रख सकते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, शिल्पकलाएं, हथकरघा आदि, जो क्या होते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या बोला इन्होंने कि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें संभावना तो विद्यमान है, पर जिनके लिए संरचनात्मक सुविधाएं तथा अन्य कार्यों का नितांत अभाव है। इस वर्ग में हम परंपरागत गृह मतलब हाथों से बनी हुई चीजों को हम इस वर्ग के अंदर रह सकते हैं, जिसमें सुविधाएं कम है। किस प्रकार की सुविधाएं, जैसे किसी काम को करने के लिए आपको लोन नहीं मिल रहा है, जहां आपको मशीनों की आवश्यकता है, तो ऐसे काम जहां आप बिना मशीनों के काम कर सकते हो, वो काम है हस्तशिल्प, हाथों से वस्तु को तैयार कर सकते हो। मिट्टी के बर्तन इसके अंदर आ सकते हैं, जिसमें आपको किसी प्रकार की मशीन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती, नहीं किसी प्रकार के ऋण की। फिर आगे लिखा है यद्यपि अधिकांश ग्रामीण महिलाएं कृषि में रोजगार प्राप्त करती है, जबकि पुरुष गैर कृषि रोजगार की तलाश में है, किंतु हाल ही के वर्षों में ग्रामीण महिलाएं भी गैर कृषि कार्यों की ओर अग्रसर होने लगी है। बॉक्स नंबर 5.2 में हमें यहाँ देखना है। तो ये बताया गया है गुड़ निर्माण कृषि क्षेत्र का एक संबद्ध क्रियाकलाप है। तो यहाँ देखो पुरुष वर्ग लगा हुआ है, गैर कृषि कार्य मतलब गन्ने से क्या कर रहा है, गुड़ बना रहा है। तो यहाँ हमारा वैकल्पिक प्रयोग वाला टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब अगले टॉपिक में हम ये वैकल्पिक प्रयोग, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, इनकी डिटेल जानते हैं। यहाँ जो भी डाउट है सबसे पहले उसे क्लियर करें।